हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में 4F सीरीज के बारे में पूरा पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे 5F सीरीज मतलब एक्टिनोइड। 5F सीरीज का मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड सीरीज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एक्टिनोइड सीरीज? हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होता है आपका एक्टिनोइड सीरीज। उसको हम धीरे धीरे इजी वे में समझेंगे। धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे बच्चों? इजी वे में समझेंगे। तो इसमें घबराना नहीं है, सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा आसान यही है आपका। अब देखो एक्टिनोइड सीरीज का पहला जो एक्टिनोइड सीरीज आपका किससे मैच खाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट के एक्टिनियम से। डी ब्लॉक एलिमेंट के एक्टिनियम से मैच खाएगा, तो इसको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। तो आपको इस चीज को समझना है कि सर ने क्यों लिखा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ये आपका डी सीरीज का है, डी, ठीक है। डी मतलब 7D, सॉरी 1 2 3 4 6D का है। ये आपका किसका है? 6D का है, ठीक है। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैलिफोर्निया में एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की। एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट होते हैं एक्टिनोइड में। वही हो गया बेटा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर रेडोन, यहाँ पर आपका रेडोन, यहाँ पर आपका रेडोन, यहाँ पर आपका रेडोन, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रेडोन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रेडोन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? रेडोन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? रेडोन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रेडोन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका हो जाएगा रेडोन, यहाँ पर आपका हो जाएगा रेडोन। मतलब रेडोन के बाद ही मैं लिखाऊंगा सारा रेडोन, रेडोन, ये आपका रेडोन। अब हम देख लेते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से, एक एक करके ध्यान से समझ लेते हैं बच्चों कैसे करना है हमको। तो काफी इजी है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये आपका डी ब्लॉक का है, तो इसका क्या होगा बच्चों? 6D1 4S2 7S2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें ये एक्सेप्शन बहुत खतरनाक वाला, इसमें क्या एक्सेप्शन है? इसमें आपका 5F में 0 जाएगा, लेकिन 6D2 7S2, ये मतलब F ब्लॉक एलिमेंट का होके भी F में नहीं जा रहा है। समझने वाली बात ये थोरियम है। ये मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे बताए गए, जो मोस्ट सुटेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके मोस्ट सुटेबल है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस चीज को ध्यान से समझना। अब इन सब में देखो 5F2 6D1 7S2, ये भी एक्सेप्शन है, डी में 1 है। 5F3 6D1 7S2, ये भी आपका एक्सेप्शन है। ये भी देखो 5F4 6D1 7S2, ये भी आपका एक्सेप्शन है। अब इसके बाद यहां पर इतने एक्सेप्शन होते हैं एनपी तक, एनपी के बाद एक्सेप्शन खत्म होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन नहीं होगा तो 6D0 7S2। अब देखो यहां पर 4 है, वैसे में भरता क्या? 5 भरता, डी में 0 होता तो मैं यहाँ पर 5 भरता। अब यहाँ पर क्या जाएगा? सीधा 5F6। एक्सेप्शन नहीं होता तो मैं यहाँ क्या भरता? अगर ये डी में 0 होता तो यह 5F के जस्ट बाद 5F6। अब यहाँ पर 5F7 6D0 7S2, अगेन एक्सेप्शन क्या होगा? 5F7 हाफ फील्ड और ऑर्बिटल, ये आप समझ गए होंगे। अगर मैं 6 में 0 भरता यहाँ पर तो यहाँ पर 8 होता, तो यहाँ पर सीधा लिखो 5F9 6S2। अगर मैं 0 भरता तो यहाँ पर 578 578 के बाद 5F9। तो इसीलिए एक्सेप्शन होने की वजह से यहाँ पर 5F8 गायब है, ठीक है। 5F8 यहाँ पर गायब है। अब यहाँ पर 5F9, यहाँ पर क्या होगा? 5F10 6D0 7S2, 5F11 6D0 7S2, 5F12 6D0 7S2, 5F13 6D0 7S2, 5F14 6D0 7S2। अब यहाँ पर क्या होगा? 5F14 6D1 7S2,
ये आपका हो जाएगा बच्चों, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन। ठीक है, ये इस तरीके से आपके एक्सेप्शन होंगे। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही हम यहाँ पर पूरा प्रॉपर्टीज इनकी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज समझना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर लेंथेनॉइड की बनाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स में क्या था ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आपका +2 +3 +4। लेकिन जो आपका एक्टिनॉइड्स होता है, एक्टिनॉइड्स होगा, एक्टिनॉइड्स को मैं ACD लिख रहा हूं या फिर ACN लिख देता हूं। ठीक है, ये समझ लेना, ACN अगर मैंने लिखा तो एक्टिनॉइड्स है। ठीक है, तो ACN अगर मैंने शो किया तो यहां पर +2 +3 +4 +5 +6 +7, मतलब इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि क्या होता है कि जहां पर देखो इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, 5f 6d एंड 7s। तो इन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? काफी कम होगा। यहां पर आपका एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? काफी लेस होगा। काफी लेस होने की वजह से थोड़े से एनर्जी लगाने में 7s2 के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गए, 6d के भी साथ साथ निकल जाते हैं। तो लेस एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि समझना, हायर ऑक्सीडेशन एज +5 +6 +7 shown by half 5f सीरीज, हाफ 5f सीरीज द्वारा शो करता है। क्या होता है? हाफ 5f सीरीज आपका क्या करेगा बच्चों? आपका हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। कहां तक? टिल अमेरिशियम तक ये आपका क्या करेगा बच्चों? आपका हाफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनके एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग समझ सकते हो कि ये 89 था तो ये 90, ये 91, ये 92, ये 93, ये 94, ये 95, ये 96, ये 97, this is a 97, 98, this is a 99, this is a 100, this is a 101, this is a 102, this is a 103। ठीक है, सॉरी, this is a 103। तो आपके एटॉमिक नंबर दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ठीक है, जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर आपका इसका कितना होगा बच्चों? +3 होगा। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर आपका इसका क्या होगा बच्चों? +3 होगा। लेकिन ध्यान रखना, +3 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर वाले ही वाटर में हाइड्रोलाइसिस होंगे। +3 +4 ऑक्सीडेशन नंबर वाले ही वाटर में हाइड्रोलाइसिस होंगे। अगर मैंने बोल दिया कि प्लूटोनियम, मैंने बोल दिया +5 है, वाटर में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने +4 बोला तो वाटर में हाइड्रोलाइसिस होगा। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगा। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होने की वजह से आपका क्या होगा, समझ सकते हो? आपका टूटने में मुश्किल होगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। नाउ एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई, या फिर मैं लिख देता हूं आयोनिक रेडियाई। ठीक है, ये काफी अच्छा टर्म है बच्चों, काफी अच्छा टर्म है। अब इसको समझना काफी इजी है। देखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, L to R तो एटॉमिक रेडियाई, और साथ साथ आपका आयोनिक रेडियाई, दोनों क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? दोनों डिक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसमें मैं बहुत स्पेशल पॉइंट बताता हूं। डिक्रीमेंट इन एक्टिनॉइड इज हाई एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड से ज्यादा डिक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सब तो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको डी ब्लॉक में बताया बहुत अच्छे से। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट्स व्हाई आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका इसका जो ज्यादा डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ज्यादा डिक्रीमेंट होगा, तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझ सकते हो। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट टर्म के बारे में अब हम समझते हैं।
नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझते हैं क्या होता है। देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होगा, अब देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं। एक्टिनोइड का आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होगा एज कंपेयर टू लेंथेनोइड। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि लेस पेनिट्रेशन होगा, लेस पेनिट्रेशन। अब समझना यहां पर पेनिट्रेशन क्या होगा बच्चों कि 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियाई से दूर होगा तो उसको आने में, वहां तक अट्रैक्शन फोर्स लगाने में कम लगेगा, लेकिन 4f पास होगा तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियाई ज्यादा अच्छे से लगा पाएगा। तो जिसमें अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियाई कम लगाएगा उसका लेस पेनिट्रेशन, और जिसमें ज्यादा लगाएगा उसका हाई पेनिट्रेशन। तो लेस पेनिट्रेशन होने की वजह से क्या होगा बच्चों, लेस पेनिट्रेशन होने की वजह से न्यूक्लियाई इसका अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। न्यूक्लियाई और मतलब 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपका क्या अट्रैक्शन फोर्स आपका क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स यहां पर क्या होगा, लेस होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स अगर आपका लेस हुआ तो इलेक्ट्रॉन में इजीली निकाल सकता हूं, जब इलेक्ट्रॉन में इजीली निकाल सकता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस। तो ये हम समझ सकते हैं, इजीली कंसेप्ट है। तो ये बात ध्यान रखना, 4f का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 5f। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते हो, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक दो टाइप के होते हैं। अगर म्यू आपका 0 हुआ तो एन अगर 0 हुआ तो डायमैग्नेटिक, अगर आपका म्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ, एन नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये चीजें समझ सकते हैं आप लोग। अब मुद्दे की बात यह है कि म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन प्लस 2 होता है। अगर मैं स्पिन मोमेंट लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 4s s प्लस 1, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब ध्यान रखना कि f जो होता है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, जो f ऑर्बिटल होता है उसमें कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट में यूज होता है। एंगुलर मोमेंटम भी मैग्नेटिक मोमेंट पे यूज होता है, तभी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतने सारे चेंजेस होते हैं। अगर एंगुलर मोमेंटम यूज नहीं होता तो आपके मैग्नेटिक मोमेंट में चेंजेस नहीं होते। इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। ये लेकिन आपके बियॉन्ड द सिलेबस है, तो आप एक बार समझ सकते हो, याद रख सकते हो कि ऐसा ऐसा होता है, शायद से सर ने ऐसा बताया था तो ऐसा ऐसा ही होगा। आप ऐसा सोच सकते हो, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार याद रख सकते हो सर ने ऐसा बताया था, ऐसा होता है। ये आपका कभी नहीं पूछेगा, लेकिन वो आपका कभी नहीं पूछेगा। इसका बहुत अच्छे से डेरिवेशन होता है, बहुत सिंपल। वैसे इसका डेरिवेशन काफी सिंपल है, अगर आप जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन जानने से कोई फायदा नहीं है। आपके एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ये तो आप समझ सकते हो, ठीक है। नाउ कलर की बात करूं तो कलर आप जानते ही हो, ठीक है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर होगा, लेकिन यहां पर कलर भी आपका किसके थ्रू शो होगा, जैसे लेंथेनॉइड में FF से ट्रांजिशन होता है, वैसे ही इसमें भी क्या होगा, FF ट्रांजिशन होगा। अब FF ट्रांजिशन की वजह से आपका कलर शो करेगा। जब ये आपका FF ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करेगा तो FF ट्रांजिशन को कैसा होना पड़ेगा बच्चों, f ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल, आप लोग जानते हो पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल को पार्शियली फिल्ड होना पड़ेगा। अगर ये फुलफिल्ड हुआ, जैसे f0 हुआ या फिर अनफिल्ड हुआ या तो फुलफिल्ड हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये चीज आप जानते हो, ठीक है। दिस इज अ क्वाइट इजी कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज अ क्वाइट इजी कंसेप्ट, तो आप लोग समझ सकते हो। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को मैं आपको समझाता हूं बहुत ही इजी वे में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के मैंने 3 कंडीशन बताए थे आप लोगों को डी ब्लॉक में। कितने बताए थे, 3 कंडीशन। कौन कौन से, पहला, सबसे पहले चार्ज आपका ज्यादा होना चाहिए, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियस आपका कम होना चाहिए, दिस इज अ पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट आपका क्या था बच्चों,
आपका थर्ड पॉइंट था वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए या तो डी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, दोनों एक ही चीज है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन और डी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन बताए थे। अब शुरुआत वाले 2 कंडीशन को अगर मैं सिमिलर करूंगा, आप पीछे पे पेज को टर्न करो तो आपको समझ में आएगा कि डी ब्लॉक में मैंने क्या बताया था। डी ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के मैंने कंडीशन बताए थे, वहां देखोगे तो आपको पता पड़ेगा चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी मतलब क्यू बाई एटॉमिक वॉल्यूम बोलो या फिर एटॉमिक वॉल्यूम बोलो या फिर साइज बोलो, बात एक ही है। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम बोलो, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा बच्चों आपका, आपका कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इज हाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इज हाई। अब आप समझ सकते हो, इसका मतलब Q ज्यादा तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनाएगा और साइज बड़ा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। समझ में आया, साइज बड़ा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। और आप लोग समझ सकते हो यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट में कि इतने सारे चार्ज होते हैं, इतना सारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से चार्ज तो ज्यादा ही होता है और साथ में साइज भी छोटा होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। अब बात आई कि 4f और 5f में, तो 4f में मैंने अभी भी बताया कि डिक्रीमेंट इन एटॉमिक साइज इज सो हाई एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड, बात क्लियर है, तो एटॉमिक वॉल्यूम तो कम हुआ। अब चार्ज भी ये इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +7 तक, तो चार्ज भी इस पे ज्यादा होगा एक्टिनॉइड पे, सॉरी हाँ एक्टिनॉइड पे चार्ज भी ज्यादा होगा, तो मतलब 5f सीरीज आपका ज्यादा शो करेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एज कंपेयर टू 4f। समझ में आया, काफी इजी कंसेप्ट है, ये मैंने आपको इजीली बता दिया। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे, ये आपको मगअप करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे। अब बात करते हैं डेंसिटी की। इसके पीछे भी रीजन, बिहाइंड द रीजन हम बहुत सारे रीजन बोल सकते हैं, लेकिन कोई इसका फिक्स्ड रीजन किसी का अभी तक नहीं आया है, तो इसीलिए मैं इसमें उसी चीज को लूंगा जिसका रीजन हमारे पास परमानेंटली श्योर में हूं, उसी चीज का रीजन लूंगा। और आपके एनसीईआरटी में भी वही दिया गया है जिसका रीजन आपको आ चुका है। ठीक है, अब बात करता हूं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, फर्स्ट हाफ डेंसिटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज करती है। देन सेकंड हाफ डेंसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब आधे डेंसिटी बढ़ेगी, आधी डेंसिटी कम होगी। ये कहां तक बढ़ेगा बच्चों, अमेरिशियम तक। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी आपकी कम होने लग जाएगी। थोड़ा आप देख भी सकते हो, इसको एक बार चेक भी कर लेना, लेकिन वैसे यही होगा, पहले बढ़ेगी बाद में घटने लग जाएगी। अब मैं बात करता हूं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में अब मैं आपको बताता हूं, ये एक्टिव मेटेलिक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। क्यों होगा, क्योंकि एक्टिनॉइड का आयोनाइजेशन एनर्जी कम, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है वो मेटालिक कैरेक्टर होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड, तो इस एक्टिनॉइड का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मेटालिक कैरेक्टर एक्टिनॉइड का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड, ये चीज समझ में आ गया। तो ये आपके मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एक्टिव मेटल होगा। अब समझना यहां पर ध्यान से कि अब इसको एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, जैसे ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर है एक्टिनॉइड, जब आपका H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्साइड भी बनाएगा। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड अगर ऑक्साइड बनाया तो साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिमूवल होगा, दिस इज अ फिक्स्ड। अब ऑक्साइड कैसे बनेगा, जब मैं हाइड्रोक्साइड को गर्म करूंगा तो ऑक्साइड बन जाएगा, जब मैं हाइड्रोक्साइड को गर्म करूंगा तो ऑक्साइड बन जाएगा, सिंपल बात है। तो इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। आप लोग अगर कोई भी चीज को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में कि जो आपको नहीं आएगी, आ जाती है बच्चों। एक्टिनॉइड को नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे
तो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग जानते हो एल्यूमिनियम को नाइट्राइट के साथ करा दिया तो एल्यूमिनियम नाइट्राइट कंबाइंड रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो। +3 कॉमन है तो +3 का बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं एक्टिनॉइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस का रिमूवल करेगा, लेकिन एक्टिनॉइड अगर आपका HNO3 के साथ करेगा, तो मैंने बताया था ना एक्टिव मेटल है तो बनाएगा तो सही, ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। ये आपसे पूछेगा, प्रोटेक्टिव लेयर आएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। जब फर्दर रिएक्शन नहीं होगा तो H2 गैस का रिमूवल नहीं होगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा तो इतना अच्छा ये रिएक्शन नहीं देगा। दिस इज शो द पैसिव नेचर टुवर्ड HNO3। आप HNO3 में देख सकते हो कि पैसिव नेचर कौन कौन से शो करते हैं, तो अपने आप आपको आ जाएगा। क्या करेगा, ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। इस चीज को समझना, एक्टिव मेटल है तो ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर तो बनाना इसका काम है। ठीक है, देन अब मैं आपको बताता हूं, एक्टिनॉइड फॉर्म ऑक्सी आयंस, एक्टिनॉइड फॉर्म ऑक्सी आयंस। अब ऑक्सी आयन क्या होता है समझना, ऑक्सी एसिड पढ़ाया था, उसमें से H निकाल दो, ऑक्सी आयन बन जाएगा। जैसे HNO3 में से H निकाला, NO3- व्हाट, ऑक्सी आयन। HNO2 ऑक्सी एसिड, H निकाला, NO2- ऑक्सी आयंस, तो ऑक्सी आयन बनाएगा। कौन कौन से बना देगा, मेटल है, एक्टिव मेटल है तो M लिख रहा हूं मैं। ठीक है, MO2+ बोल दिया, MO2+2, ऐसे बहुत सारे बना सकता है ऑक्सी आयन। तो एक्टिनॉइड के पास टेंडेंसी होती है ऑक्सी आयन बनाने की। अब हम देखते हैं बच्चों इसके यूज के बारे में, तो यूज हमारा क्या क्या होगा बच्चों समझते हैं। यूज हमारा इसमें क्या क्या होगा उसको हम समझते हैं अच्छे से। यूज हमारा इसमें क्या क्या होगा उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। काफी इजी कंसेप्ट है, मैं आपको बहुत कुछ चीजें बता दूंगा, आप बस पढ़ते जाओ। यूज हमारा क्या होगा बच्चों इसमें, यूज पहला, थोरियम का जो ऑक्साइड होगा उसको हम गैस मेटल के फॉर्म में यूज करेंगे। सेकंड यूज क्या होगा, सेकंड यूज थोरियम आपका यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में। थर्ड आपको क्या होगा बच्चों, थर्ड आपका मैं बताता हूं आपको, यहां पर होगा यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब आप जानते हो, अब मैं आपको बताता हूं, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन में, किसमें होगा, फ्यूजन में। अब क्या होगा बच्चों, फ्यूजन और फ्यूजन का मतलब आप समझ रहे होंगे, फ्यूजन वाली रिएक्शन होती है सन पे। एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हुआ देन आपको उतनी एनर्जी चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपकी कहां होती है, सन पे होती है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें इतनी वो एनर्जी निकलती है जितना, मैं आपको क्या बताऊं, अगर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया तो ये समझ लो कि फिर से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ये हम बोल सकते हैं एक बार। क्योंकि एस्ट्रॉइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपके वो ह्यूमन बीइंग नहीं थे, इससे पहले आपके डायनासोर्स आपके मतलब थे, और फिर एस्ट्रॉइड आया, ऐसा कहानी आपने बहुत सारे सुने और बिल्कुल करेक्ट भी, एक तरीके से साइंटिफिकली इसको करेक्ट भी मान लिया गया है। तो अगर एक्टिनॉइड्स आके टकराया, जब उस पर एस्ट्रॉइड आके टकराया तो उतनी एनर्जी लिबरेट हुई, तो टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन कुछ में टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जहां टेम्परेचर नहीं बढ़ा वो आपके सेफ हो गए। टेम्परेचर तो बढ़ा था लेकिन उतने ज्यादा हाईली अमाउंट में नहीं बढ़ा। एक्चुअली आपके एक्वाटिक रीजन के मेनली आपके बच गए थे, एक्वाटिक रीजन के मेनली आपके बच गए थे। आप अगर पढ़ोगे क्रोकोडाइल्स के बारे में तो क्रोकोडाइल्स आपके उसी टाइम से बोला जाता है, क्रोकोडाइल्स आपके उसी टाइम से। तो एक्वाटिक एनिमल आपके बच गए थे कुछ, ठीक है, और कुछ बचे थे जो वो एक्चुअली अर्थ के नीचे रहने की वजह से बचे थे, तो कोल्ड रीजन की वजह से बच गए थे। वही सब आज धीरे धीरे रेवोल्यूशन होते होते वही हमारे एंसेस्टर्स है। मेन बात तो ये, ठीक है। तो बॉन्ड फ्यूज, और क्या हुआ था, जितना एनर्जी एस्ट्रॉइड के टकराने से टेम्परेचर बढ़ा था,
अगर फ्यूजन हो गया तो उतना ही टेम्परेचर, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। उतना टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सब कुछ आपका मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर आपका क्या होता है, फ्यूजन, और सन वाला आपका इतना होता है। इस बारे में आपने केमिकल काइनेटिक्स में सीक्वेंस वाली रिएक्शन पढ़ी होगी, चेन रिएक्शन। एक यूरेनियम से 2 न्यूट्रॉन निकले, फिर वो 2 न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम से टकराए, फिर यहाँ पर 4 न्यूट्रॉन निकले, फिर वो 4 न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम से टकराए, फिर वो कितने हुए, मल्टीपल, मतलब मल्टीपल होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। वैसे 2n के टर्म में बढ़ते जाते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। और सिमिलरली इसके बारे में आपने काइनेटिक्स भी निकाला होगा रिएक्शन का। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ में। फोर्थ में हमारा क्या है बच्चों, फोर्थ में यूरेनियम का आपका ग्लास, सिल्क, और क्या बोल सकते हैं बच्चों में, सिरेमिक इंडस्ट्री में इसका यूज होगा। ठीक है, फिफ्थ अगर मैं बोलना चाहूं तो फिफ्थ के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो प्लूटोनियम ऑल्सो यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। प्लूटोनियम आपका किससे बनता है, 235, यूरेनियम 235 से प्लूटोनियम ऑल्सो आपका कहां यूज होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहां यूज होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, इसको टर्म्स को समझना, टर्म्स को अच्छे से समझना। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट है वो यूरेनियम से फॉर्म हुए। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे यूरेनियम से फॉर्म हुए। जब यूरेनियम के बाद के एलिमेंट यूरेनियम से फॉर्म हुए उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, सॉरी, ट्रांस यूरेनिक कंपाउंड नहीं, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछ सकता है, नीट में तो पूछ सकता है, जेई में भले ना पूछे लेकिन नीट में तो जरूर पूछ सकता है, या फिर जेई में पूछेगा तो विच सेट, आपको 3 का सेट बना के देगा और बोलेगा विच सेट ऑफ एलिमेंट्स इज अ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझो। अब यही तो था हमारा इसके यूज के बारे में। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं सिमिलैरिटी, जो लेंथेनोड और एक्टिनोड्स में होती है, वो सिमिलैरिटी के बारे में भी देख लेते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब यह मत समझना कि बच्चों आप लोग बोल दो कि दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दोनों में प्रोटॉन होते हैं, दोनों में न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सिमिलैरिटी नहीं बतानी, हमको सिमिलैरिटी बतानी है कि एक्टिनोड और लेंथेनोड की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो एक्टिनोड्स और यहाँ लिख दिया मैंने लेंथेनोड्स, सिमिलैरिटी बतानी है। ना ना ना, ये तो डिसिमिलैरिटी हो गई। तो पहले डिसिमिलैरिटी डिस्कस कर लेते हैं। इसका +2 +3 होता है और +4 होता है। इसका क्या होता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी डिसिमिलैरिटी आपके सामने है। अब देखो साइज में डिक्रीमेंट, साइज डिक्रीमेंट इज हाई, मतलब साइज में डिक्रीमेंट जल्दी यहाँ पर लो होगा, नहीं एक्टिनोड में हाई होगा, उल्टा लिख दिया क्या, एक्टिनोड यहाँ लेंथेनोड यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा +5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी बच्चों, +5 +6 +7। साइज में डिक्रीमेंट आपका हाई होगा और यहाँ साइज में डिक्रीमेंट आपका लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज तो मैंने अभी बता दिया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इसका क्या होगा, डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, आयोनाइजेशन एनर्जी इसका होगा लो, तभी तो ये एक्टिव मेटल है। और आयोनाइजेशन एनर्जी इसका क्या होगा बच्चों, हाई, तो तभी तो ये आपका उतना ज्यादा एक्टिव मेटल नहीं है। तो दोनों में से एक्टिव मेटल कौन है, ये। इसके बारे में उतना नहीं पढ़ा गया बच्चों अभी तक, तो हम उतना भी नहीं बोलेंगे। इसका इसका हाइड्रोक्साइड, इसका अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्या होगा, हाईली बेसिक। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लो, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। और इसका क्या होगा, हाइड्रोक्साइड क्या होगा, लो बेसिक। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर, ये आपका ऑक्सो आयंस बनाएगा, ऑक्सो आयंस बना देगा। ऑक्सो आयन फॉर्मेशन इज पॉसिबल और यहां पर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बात समझ लो। अब बोल देता हूं, समझना, इसका कलर कंपाउंड ज्यादा होते हैं, कलर कंपाउंड हाई अमाउंट में मिलेंगे, इसके कलर कंपाउंड आपके लो अमाउंट में मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम ही है ना, तो इसलिए।
लो अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसके डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं बच्चों इसकी सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के बारे में देख लेते हैं। तो इन सब की सिमिलैरिटी क्या होगी? तो देखो डिफरेंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो था जो मैंने आपको समझा दिया है। आपको लेंथ नोड को एक और बार पढ़ना चाहिए एक्टिव नोड को पढ़ने से पहले। लेंथ नोड चलो, अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर खत्म करने के बाद एक और बार आप एक्टिव नोड देखो तो आपको परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिमिलैरिटी दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दोनों में होता है कॉमन। ठीक है, सेकंड सिमिलैरिटी आपकी क्या होगी बच्चों? सेकंड सिमिलैरिटी आपकी होगी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो आपके F में भरेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन दोनों में किस में भर रहे हैं? F ऑर्बिटल में। चलो इसमें थोरियम में नहीं भर रहे वो अलग बात है, बाकी सब में तो भर रहे। आपके 5s में थोरियम में नहीं भर रहे, बाकी सब में तो भर रहे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो F ऑर्बिटल। थर्ड अगर मैं बोलूं बोथ आर शो कॉन्ट्रैक्शन, ये तो समझ में आ गया, एक में लेंथ नोड एक में एक्टिव नोड। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ अगर मैं बोलूं बोथ आर फॉर्म बोथ फॉर्म कलर कंपाउंड, ड्यू टू द FF ट्रांजिशन। फिफ्थ अगर मैं बोलना चाहूं तो फिफ्थ में मैं क्या बोलूंगा? बोथ शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक की कैरेक्टर, दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। अगर मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करता हूं, सोलिबिलिटी। अब देखो सोलिबिलिटी क्या होगा बच्चों? सोलिबिलिटी के बारे में मैं अगर बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? SO4 2- ClO4-, ठीक है, ClO4- और NO3-। ये वाटर में सॉल्युबल होंगे इनके। ये क्या होंगे? एक्टिव नोड सल्फेट, एक्टिव नोड परक्लोरेट, एक्टिव नोड नाइट्रेट, सारे के सारे वाटर में क्या होंगे? सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर में आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? इनसॉल्युबल होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक्टिव नोड सीरीज के बारे में बताया और एक्टिव नोड के साथ साथ मैंने लेंथ नोड के बारे में भी आपको बता दिया। आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? मेटलर्जी। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे आज 2 लेक्चर भेजना था, जो मैं 2 लेक्चर कभी भेजा ही नहीं आप लोगों को। तो कल मैं आपको 2 लेक्चर भेजूंगा। किसके ऊपर बच्चों? मेटलर्जी के ऊपर। और 2 लेक्चर में आपका मेटलर्जी खत्म आपका हो जाएगा। ठीक है, काफी छोटा और काफी इजी चैप्टर है, आपको उसमें पूरा मगअप ही करना है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि 1-2 क्वेश्चन 1-2 पढ़ ले फिर मगअप नहीं करें, नहीं, पूरा मगअप करना पड़ेगा आपको। तो अब हम देखते हैं मेटलर्जी के बारे में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मैं आपको एक ब्रीफ मतलब शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर मेटलर्जी या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी मतलब क्या होता है? एक फिनोमिना होता है जिसमें हमको मेटल को बाहर निकालना होता है। मेटल बाहर निकालने के लिए हमको कई प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई और मिला, और या फिर और मिनरल, मैंने आपको डिफरेंस बताया है इसमें, कहीं ना कहीं पी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने आपको डिफरेंस बताया। मिनरल क्या होता है? और मिनरल, मैं आपको एक बार इस चैप्टर का क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं। और हमको मिलता है अर्थ क्रस्ट से। कहां मिलेगा? अर्थ क्रस्ट से और मिला। और को हम क्या करेंगे? सबसे पहले और को हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको मतलब क्रशिंग करेंगे या फिर ग्राइंडिंग करेंगे। क्रशिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, क्रशिंग करेंगे और ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग का मतलब इसको मैं पाउडर फॉर्म में लाऊंगा, क्रशिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ूंगा। ठीक है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे तो हमको और मिलेगा। अब सेकंड प्रोसेस हमारा क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। अब इस मतलब का समझेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ और
और का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। अभी मान लो कि और में यहां पर मैं मान लो सपोज दैट यहां पर 55% आपका मेटल है और बाकी 45% इंप्योरिटी है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन कराने पर जो आपको मिलेगा और उसमें क्या होगा 95% मेटल हो जाएगा और 5% इंप्योरिटी। तो आप देख सकते हो कि यहां पर इंप्योरिटी 45 थी, इंप्योरिटी ज्यादा थी और 55 था मेटल। तो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कम था, यहां पर जो मिला उसमें मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दिस इज डन बाय मेनी मेथड्स। इसको हम बहुत सारे मेथड से करते हैं लेकिन कुछ है इंपॉर्टेंट, उसको समझ लो। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एक होता है बच्चों आपका कौन सा, एक फ्रोथ फ्लोटेशन, एक हम बोल सकते हैं यहां पर ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, एक हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन। एक हम बोलते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसमें हाइड्रोलिक भी आ गया, सेपरेशन मेथड। तो इस तरीके से कुछ होते हैं जो मैंने लिख दिए, लिस्ट कर दी, बाकी और मैं आपको बताऊंगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ और हो गया। अब कंसंट्रेशन के बाद मुझको इस और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। तो क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ और, ऑक्सीडेशन ऑफ और मतलब और का ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, और का आपका कौन सा फॉर्म मिलेगा, ऑक्साइड। और ये सब ये आप जानते हो, ये होता है बच्चों आपके किसके थ्रू, कैल्सिनेशन एंड रस्टिंग के थ्रू, ठीक है, रस्टिंग के थ्रू। इसके बारे में भी मैंने पी ब्लॉक में कुछ बताया था, ठीक है। और हो गया। अब ऑक्साइड बनाने के बाद मुझे ऑक्साइड हटा दूंगा। अगर मैंने मेटल का ऑक्साइड बना लिया तो मेटल के ऑक्साइड में से अगर मैंने ऑक्साइड हटा दिया तो मेटल में बच जाएगा। तो यहां पर क्या करूंगा, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ और में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड। और यही आपका जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा आपका एलिंघम डायग्राम, एलिंघम डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा इसको, ठीक है, एलिंघम डायग्राम के थ्रू करेंगे। बात क्लियर है। तो इसके बहुत सारे मेथड में एलिंघम डायग्राम से आपको बता दूंगा। तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, अब मेटल मिल जाएगा। अब ये मेटल हमारा इंप्योर रहेगा, मेटल क्या रहेगा बच्चों, हमारा इंप्योर रहेगा। अब इसकी इंप्योर मेटल रहेगा। इंप्योर मेटल को मैं प्योर में कैसे चेंज करूंगा, बाय रिफाइनिंग। एक बार और मैं इसको प्रोसेस लगाऊंगा, कौन सा, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब रिफाइनिंग, मतलब फिर से इसको एक बार और मैंने रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजार दिया। तो यहां पर हमको मेटल मिलेगा, लेकिन यहां पर भी मेटल हमको एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन हम बोल सकते हैं प्योर फॉर्म में, मतलब अदर से तो सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले सारे मेथड्स, और सारे मेथड्स में रिएक्शंस, और हमारे सिलेबस में 4 मेटल के तो हमारे सिलेबस में है, उन 4 मेटल के बारे में पढ़ना है। एक तो Fe, एक Cu, एक जिंक और एक एल्यूमिनियम, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो इन सब का भी मैं मेथड एक ही बार में आपको बताऊंगा, एक ही तरीके से, ज्यादा आपको मेथड को सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस सबको अच्छे से समझ लो। आई होप सो कि आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मेटलर्जी आपका किस तरीके से चलना है। कल मैं 2 लेक्चर अपलोड करूंगा बच्चों, तो आप लोगों को उन सबको अच्छे से देख लेना है और कल आपका मेटलर्जी खत्म हो जाएगा। आई होप सो कि आपको यहां तक कंप्लीटली समझ में आया होगा, और इस मेथड को आप पढ़ोगे 1-2 बार तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको 1-2 बार चार्ट बना लोगे तो चार्ट के फॉर्म में इसको समझो, चार्ट बना लोगे तो आपको पूरा मेथड, पूरा आपका मेटलर्जी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप सो कि आपका लेक्चर आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।